हाँ जी बच्चों, एफएम में क्या स्टार्ट किया था हम लोगों ने? लेवरेज। जरा बताइएगा कितनी तरीके के लेवरेज मैंने आपको बताए थे? तीन। कौन कौन से तीन? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। जिसमें ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था। ठीक है, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है एक बार समराइज कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लेवरेज का आखिर मतलब एफएम में क्या है। तो लिखा था कि लेवरेज रेफर्स टू फर्निश द एबिलिटी टू यूज फिक्स कॉस्ट एसेट्स और फंड। जरा था ना, फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स कौन सी, क्या मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स का? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और ये फिक्स कॉस्ट फंड्स का फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। चाहे तो आप वहां लिख लीजिए, अगर आपको लगे कि बाद में भूल जाएंगे तो लिखना हो तो लिख लीजिए कि फिक्स्ड कॉस्ट एसेट का मतलब है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स का मतलब है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, देन फिर हम लोग आए थे कि लेवरेज तीन तरीके के हैं: ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज तीन है। और जो लेवरेज है, क्या लिखा था? कंपनी में यूज फाइनेंशियल लेवरेज या ऑपरेटिंग लेवरेज। क्यों? टू इंक्रीज ईबीआईटी एंड ईपीएस। ठीक है, देन फिर लाइन में ये लिखा था नेक्स्ट पैरा में कि जो लेवरेज एसोसिएटेड होते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से, वो ऑपरेटिंग लेवरेज कहलाते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वही, कोई बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद ली, फैक्ट्री रेंट पे ले ली, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और क्यों होता है ये? इट इज कॉज ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग लेवरेज को डिफाइन कर सकते हैं कंपनी की एबिलिटी क्या? टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्यों? टू मैग्नीफाई इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल ऑन इट्स ईबीआईटी, कि जो चेंज सेल में हो उससे ज्यादा चेंज उसके ईबीआईटी में हो। ऑपरेटिंग लेवरेज में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। और एक कंपनी का अगर ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है, उसका मतलब होता है कि उसकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है। जितनी ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज, और उतनी ज्यादा बिजनेस रिस्क, रिस्क भी बढ़ रही है। ठीक है, देन फिर मैं आपको जरा फॉर्मूले की तरफ ले गया था कि ऑपरेटिंग लेवरेज जो होता है भैया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है। इसमें मैंने आपको एक चीज सिखाई भी थी। क्या सिखाया था पता है? ये फॉर्मूला कैसे आया? बताओ कैसे सिखाया था? बिल्कुल, कि एक हमने ले लिया फिक्स कॉस्ट से ऊपर वाला, फिक्स कॉस्ट बिना माइनस करे जो होता है वो कंट्रीब्यूशन, और एक फिक्स कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो बचता है वो ईबीआईटी। दैट इज, हम लोग ने सीखा था ना, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो ईबीआईटी। तो फिक्स कॉस्ट से जस्ट पहले कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट के बाद वाला ईबीआईटी, राइट। देन फिर उसके बाद डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी कुछ लिखा है, यहां से पढ़ना था, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले एक क्वेश्चन था जो आपको मैंने शायद होमवर्क में भी दिया था, जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन था, किया क्या आप लोगों ने? आंसर आ रहा है? ओह वेरी गुड, देखते हैं जरा, एक बार मैं समझा देता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा, क्या निकालना है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अच्छा एक बात तो समझ लीजिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हो या ऑपरेटिंग लेवरेज हो, एक ही बात है। आपसे क्या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दो या ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दो, एक ही बात बोल रहा है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। विच कंपनी हैज द ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क, और किसकी बिजनेस रिस्क ज्यादा है और क्यों? तो जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा आएगा उसकी बिजनेस रिस्क ज्यादा होगी। चलिए देखते हैं, दो कंपनियां हैं, अमाउंट इन रुपीस, कंपनी ए कंपनी बी। सेल्स है 25 लाख की, बी की सेल्स है 30 लाख रुपीस की, फिक्स कॉस्ट दी है 7,50,000 की, और दूसरी कंपनी जो है उसकी 15 लाख रुपीस की है। वेरिएबल एक्सपेंसेस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल आर 50% फॉर कंपनी ए एंड 25% फॉर कंपनी बी। कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी है? 50%। किस चीज का 50%? सेल्स का लिखा है एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। 50% है कंपनी ए के लिए, यानी कंपनी ए की सेल है 25 लाख की, 25 लाख का 50%, 12,50,000 वेरिएबल कॉस्ट है कंपनी ए की।
सेम तरीके से कंपनी बी की 25% है, यानी कंपनी बी की सेल है 30 लाख की और 30 लाख का 25%, 7,50,000 वेरिएबल कॉस्ट है कंपनी बी की। तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए, जिन्होंने कॉपी में करा है बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, कॉपी में करेंगे हम लोग। कॉपी में सबसे पहले एग्जाम्पल 1 लिखिए, एग्जाम्पल 1, और उसके बाद हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं। एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं, 3 कॉलम, एक पर्टिकुलर्स का, दूसरा कंपनी ए का और फिर कंपनी बी का। हम सभी को पता है कि सेल्स में अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी आता है। ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए हमें यहीं तक की जरूरत है, बोलो बेटा, इसके आगे की जरूरत हमें ऑपरेटिंग के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए कंपनी ए की सेल, कंपनी ए की बात करते हैं, 25 लाख की सेल है। एक एक करके कंपनी हम लोग करेंगे, पहले कंपनी ए फिल कर रहे हैं, 25 लाख की सेल है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है कंपनी ए की? 50%, यानी आपने बताया था 25 लाख का 50% कितना बताया था बेटा? 12,50,000। चलो माइनस करो जरा, 25 लाख में 12,50,000 माइनस करो, कंट्रीब्यूशन बताओ कितना आएगा? मैंने पहले लिख दिया 12,50,000। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 7,50,000 की, फिक्स कॉस्ट ले ली 7.5 लाख रुपए की, तो हमारा ईबीआईटी आ गया 5 लाख। ओके, 5 लाख का ईबीआईटी आ गया। नाउ मैं कंपनी बी की तरफ आपको ले चलता हूं, चलिए जी। कंपनी बी में सेल है 30 लाख की, 25% वेरिएबल कॉस्ट और 15 लाख की फिक्स कॉस्ट। चलो बार बार नहीं देखना पड़ेगा, ओके। सेल है 30 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट है 25%, 30 लाख का 25%, 7,50,000। बचेगा कितना बेटा? माइनस करने के बाद 22,50,000 बचेगा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गई, कंट्रीब्यूशन है। फिक्स कॉस्ट कितनी दी है? 15 लाख, 15 लाख की फिक्स कॉस्ट ले ली, माइनस करो 7,50,000, ये ईबीआईटी बचा। ठीक, अब मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। चलिए जी, मैं आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना सिखा देता हूं, नीचे लिख देता हूं यहीं पे। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था मैं भूल सा रहा हूं, आप बताएंगे क्या? ओके, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है जी, तो पहली कंपनी की बात करें अगर, तो कंट्रीब्यूशन है कंपनी ए में 12,50,000 का, 12,50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, डिवाइड बाई ईबीआईटी 5 लाख। चलिए कैलकुलेटर लेके जरा करते हैं, 12,50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, 2.5 और टाइम्स लिख देना, जो भी आता है ये टाइम्स में आता है, 2.5 टाइम्स। ठीक, कंपनी बी की बात कर लेते हैं, कंपनी बी में चलते हैं भाई साहब। कंपनी बी में है क्या, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है जरा देख के दो कंपनी बी में, 22,50,000 अपॉन ईबीआईटी 7,50,000। चलो भाई सॉल्व करो, 22,50,000 डिवाइड बाई 7,50,000, 3 टाइम्स। ठीक, इतना करो, फिर ये क्वेश्चन एक चीज आपसे और भी पूछ रहा है, वो भी आपको बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन में एक तो ऑपरेटिंग लेवरेज पूछ रहा था, वो आपने निकाल ही लिया, इसको नोट कर लो। फिर दूसरी चीज अभी देखते हैं क्या पूछ रहा है, यही क्वेश्चन।
ठीक है, नोट है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे एक चीज और पूछ रहा था इसी क्वेश्चन में, कह रहा है विच कंपनी हैज द ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क, जिसका जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज होगा उसकी उतनी ज्यादा बिजनेस रिस्क होती है। किसकी बिजनेस रिस्क आपको यहां पे ज्यादा लग रही, कंपनी ए की कि कंपनी बी की? कंपनी बी की। तो चलिए, क्यों भाई कंपनी बी की लग रही? क्योंकि कंपनी ए का 2.5 टाइम्स आया था और कंपनी बी का 3 टाइम्स आया था, तो कंपनी बी की ज्यादा है। कमेंट्स पढ़ के देखते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर कंपनी बी इज हायर देन दैट ऑफ कंपनी ए, इसलिए कंपनी बी हैज ए हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। The tendency of operating profit may vary proportionately with sales is higher for company B as compared to company A। ये क्या बोल रहा है? ऊपर वाली लाइन तो समझ में आ गई। लिखा है ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी बी का ज्यादा है कंपनी ए के मुकाबले, इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपनी बी में हायर डिग्री है ऑपरेटिंग रिस्क की। ये तो समझ में आ गया। दूसरी लाइन क्या बोल रही है? दूसरी लाइन समझिए, ये बोल रही है कि भाई आपने देखा था, मैंने एक एग्जाम्पल आपके साथ लिया था लास्ट टर्न पे कि एक्स लिमिटेड था और एक वाई लिमिटेड था। वाई लिमिटेड में फिक्स कॉस्ट नहीं थी, एक्स लिमिटेड फिक्स कॉस्ट थी। एक्स लिमिटेड की सेल जब 100% बढ़ रही थी तो एक्स लिमिटेड की सेल 100% बढ़ने से ईबीआईटी उसका दुगना नहीं हो रहा था, 150% बढ़ रहा था। देखा था ना हम लोगों ने। इसी को ही कहते हैं मैग्नीफाइंग इफेक्ट। जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज होगा उतना ज्यादा मैग्नीफाइंग इफेक्ट होगा। मतलब इस केस में दोनों का ऑपरेटिंग लेवरेज है, एक का 2.5 है, एक का 3 है। दोनों में देखा जाए तो मैग्नीफाइंग इफेक्ट दिखाई देगा, बट ज्यादा मैग्नीफाइंग इफेक्ट किस में दिखाई देगा? कंपनी बी में। यानी कंपनी बी में सेल के प्रपोर्शन में ईबीआईटी ज्यादा तेजी में बढ़ेगा, या वाइसे वर्सा भी हो सकता है, गिरेगा भी तो ज्यादा तेजी में गिरेगा भी। राइट, ये लाइन लिखी है, द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वेरी, चेंज होगी प्रपोर्शनेटली सेल के साथ चेंज होती है। किसकी ज्यादा चेंज होगी सर? हायर फॉर कंपनी बी एज कंपेयर टू कंपनी ए। क्यों? क्योंकि कंपनी बी का ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, कॉपी में आप नोट करेंगे, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप कॉपी में नोट करिए क्वेश्चन। ऑपरेटिंग लेवरेज आपको निकालना है, लिखिए। बोलूं? कैलकुलेट operating leverage from the following data. Calculate operating leverage from the following data. बोलूं? Sales 5 lakh rupees, sales 5 lakh rupees, fixed cost 2 lakh rupees, variable cost 2,20,000 rupees. Sales 5 lakh, fixed cost 2 lakh, variable cost 2,20,000। करिए, निकालना है आपको ऑपरेटिंग लेवरेज। देखना होगा कौन सा बच्चा जल्दी निकालेगा। कितना आएगा बताइए? 3 पॉइंट, पक्का 3.5 आ रहा है। कैसे निकाला भाई? कंट्रीब्यूशन निकाला होगा तुम लोगों ने। कंट्रीब्यूशन कितना आया था? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, 5 लाख में 2,20,000 आपने माइनस किया होगा। कंट्रीब्यूशन कितना बता रहे? 2,80,000। और कंट्रीब्यूशन 2,80,000 में फिक्स कॉस्ट 2 लाख की माइनस करी होगी, तो ईबीआईटी आया होगा। फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद ईबीआईटी कितना आया? 2,80,000 माइनस 2 लाख यानी 80,000 का ईबीआईटी आया। अब आपने डिवाइड कर दिया होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, 2,80,000 डिवाइड बाई 80,000, 3.5 टाइम्स आपका आ गया। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी है। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या नहीं? ठीक है। अच्छा, एक और हम लोग करते हैं, उससे थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। और चलो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, आप भी नोट करिएगा। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। सेल्स
1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 20,000, कंट्रीब्यूशन, देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, सब बता दे रहा हूं आपको। कंट्रीब्यूशन 80,000, फिक्स कॉस्ट 40,000, ईबीआईटी 40,000। निकालो, क्या निकालना है आपको? ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स। ओके, बड़ी तेजी में आप लोगों ने बताया। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, सी का मतलब कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन 80,000 अपॉन 40,000 का ईबीआईटी, दैट इज आप कह रहे हैं 2 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखना, इसी में एक चीज और समझाते हैं आपको। मान लीजिए, मान लीजिए इस कंपनी की अगली बार 50% सेल बढ़ गई अगले साल। सब देखते रहे ना, अब एक सेकेंड पेन वेन रख दो, इतना तो आ गया। अभी कुछ आगे समझा रहे हैं वो सीख लो। इस कंपनी की नेक्स्ट ईयर 50% सेल ज्यादा हुई, यानी अगर इस साल 1 लाख थी तो नेक्स्ट ईयर सेल हुई 1,50,000 की, 50% ज्यादा हुई, यानी 1 लाख का 50% 1.5 लाख पे। 50% मतलब 50,000, ज्यादा करेंगे तो 1,50,000। ये सबके दिमाग में जा रहा है? यानी अगले साल 1,50,000 की सेल हुई, 50% बढ़ गई। तो जरा बताना वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 50% बढ़ेगी। पिछली बार 20,000 थी, 20,000 का 50% होता है 10,000, 20,000 प्लस 10,000 30,000, यानी वेरिएबल कॉस्ट हुई 30,000। तो कंट्रीब्यूशन बेटा 1,20,000। फिक्स कॉस्ट बताना बेटा, वो तो सेम ही रहने वाली, इन टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है 40,000। दैट मीन्स ईबीआईटी आया 80,000, राइट। ऐसा क्या मैं कह सकता हूं कि इस केस में जितनी सेल बढ़ी, मैं आपसे ट्रू और फॉल्स पूछ रहा हूं, ध्यान से सोच समझ के बताना। इस केस में जितनी सेल बढ़ी, जितने परसेंट सेल बढ़ी, उतने ही परसेंट ईबीआईटी बढ़ा। फॉल्स, क्योंकि भाई सेल तो हमने 50% बढ़ाई थी। 1 लाख का 50%, 50,000, 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000 की सेल हुई थी। ईबीआईटी 50% थोड़ी ना बढ़ा, क्योंकि 40,000 का 50% तो 20,000 होता है। 40,000 प्लस 20,000 60 होना चाहिए था, बट वो तो ज्यादा बढ़ा। ज्यादा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अच्छा, अब सुन, अगर मैं आपसे कहूं इसी केस में कि जरा बेटा मेरे को परसेंटेज चेंज इन सेल निकाल के बता दो, तो कैसे बताओगे? परसेंटेज चेंज इन सेल, न्यू सेल माइनस ओल्ड सेल डिवाइड बाई ओल्ड सेल इंटू 100, सिखाया था ये आपको। न्यू सेल है 1,50,000 की, माइनस ओल्ड सेल है 1 लाख, डिवाइड बाई ओल्ड सेल 1 लाख, और ऊपर इंटू 100 और कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। जरा एक बार सॉल्व करिए ना, पूरा सॉल्व करो। 50,000 आएगा अपॉन 1 लाख इंटू 100, पूरा सॉल्व करके बताओ कितना आता है। 50% आएगा। ओके, एक बार सही से चेक कर लो। 50 आ रहा है, 50% आ रहा है पक्का? 50%। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल के बताओ जरा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? न्यू ईबीआईटी लेना पड़ेगा 80,000, माइनस ओल्ड ईबीआईटी 40,000, अपॉन ओल्ड ईबीआईटी 40,000 इंटू 100। सॉल्व करो ना। 100% पक्का? 100% बच्चे कह रहे हैं। यही आ रहा है। अब सुनिए, सुनिए, ऑपरेटिंग लेवरेज का निकालने का
एक और फॉर्मूला भी होता है। एक तो आपने सीख लिया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, एक और फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला क्या होता है, बुक में लिखा है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप सिर्फ देखिएगा। एक और फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने का, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जरा एक बार चेक करते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अभी हमने निकाला कितना था, 100%, ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू 100% अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल 50%। देखो परसेंट परसेंट तो कट जाएगा अपने आप ही, समझ रहे हैं आप, परसेंट परसेंट तो कट जाएगा, फिर 100/50 कितना बचेगा, 2 टाइम्स। क्या आंसर सेम आया, बिल्कुल सेम आया, पहले भी ऊपर भी 2 टाइम्स आया, ये भी 2 टाइम्स आया। मतलब बेटा अगर एग्जाम में आपको 1 साल का डेटा दिया हो, यानी कंट्रीब्यूशन दिया हो, ईबीआईटी दिया हो, ऑपरेटिंग लेवरेज पूछ रहा हो, डिवाइड कर देना बस, क्या करना, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा। लेकिन अगर आपको 2 साल का डेटा दिया हो तो फिर आप परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल लेना, परसेंटेज चेंज इन सेल निकाल लेना। फिर ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए क्या करोगे, ऊपर क्या रखोगे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ऊपर ईबीआईटी रहेगा, और फिर नीचे परसेंटेज चेंज इन सेल्स तो आ जाएगा। या हो सकता है एग्जाम में आपसे ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए पूछे और क्वेश्चन कैसा दे, जरा लिखो, छोटा सा एक क्वेश्चन बना दे और कह दे ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, लिखो कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज इफ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज 150%, percentage change in EBIT is 150% and percentage change in sales is 50%। निकालो बेटा, सभी बच्चे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी भी दे दिया, परसेंटेज चेंज इन सेल भी दे दिया, 3 टाइम्स, तो लिख दो भैया 3 टाइम्स। ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं एक और छोटा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, देखते हैं आप बता पाएंगे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ऑपरेटिंग लेवरेज 3 टाइम्स दे दिया मैंने आपको, ऑपरेटिंग लेवरेज दे दिया, ऑपरेटिंग लेवरेज 3 टाइम्स। नेक्स्ट लाइन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स 50%, परसेंटेज चेंज इन सेल्स 50%। फिर नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, कैलकुलेट पर, लिख लो पूरा क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। कितना आएगा, 150%, पक्का, बिल्कुल सही, लिख लो। आपने यही फॉर्मूला लगाया होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, जिसमें ऑपरेटिंग लेवरेज में आपने 3 लिख दिया होगा, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना था, अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल हमने आपको 50 दे दिया, 50 इंटू 3 किया, 150 आ गया। आ गया, क्लियर। एक और क्वेश्चन अगली लाइन में लिखना, इफ operating leverage is 2 times and sale will increase by 10%, then by how many percent EBIT will increase, then by how many percent EBIT will increase। करो, फॉर्मूला यही लगने वाला है, करो। Operating leverage 2 times, if sale is increased by 10%, then how many percent
बाई हाउ मेनी परसेंट ईबीआईटी विल इंक्रीज? कितना? 20%। सिंपल से यही फॉर्मूला लगा के लिख लो, सॉल्व कर लो वहीं पे, ताकि बाद में भी जब आप देखो तो भूल मत जाना। यही फॉर्मूला पूरा लिखो और जो जो चीजें दी हैं पुट कर दो, आराम से निकल आएगा 20%। ठीक, एक आखिरी क्वेश्चन और लिख लेते हैं तो आपका बिल्कुल हाथ साफ हो जाएगा। लिखो, इफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2 times, 2, if operating leverage is 2 times and sale will increase by 50%, 50%, then by how many percent EBIT will increase? Then by how many percent EBIT will increase? कितना? 100%। बिल्कुल सही है, सॉल्व कर लो, आपका 100%। आप सही बोल रहे हैं, बस लिख लो उसमें। यानी अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है किसी का, सेल उसकी 50% बढ़ेगी तो ईबीआईटी आपने बताया 100% बढ़ेगा, यही आपने बताया। सभी का यही आ रहा है। अब सुनिए, इतना तो आप सीख गए। अब सुनिए, इधर देखें। जब मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिया था, केवल पहले इतना लिया था, इतना पोर्शन, है ना, तो आपने उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला था, यहीं से शुरुआत करी थी। ऑपरेटिंग लेवरेज आपने 2 times निकाला था। फिर मैंने आपसे कहा कि लेट से नेक्स्ट ईयर इनकी सेल 50% बढ़ गई। यही किया था मैंने, 1 लाख का 50% बढ़ाया तो 50,000 है, 1 लाख प्लस 50,000, 1 लाख 50,000। तो मेरे को कहीं ना कहीं दिल ही दिल में पता था कि अगर इसका ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है और इसकी सेल में 50% बढ़ा रहा हूं तो इसका ईबीआईटी बढ़ेगा तो, लेकिन कितना? 100%। अभी आपने आखिरी क्वेश्चन कॉपी में यही लिखा है कि ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, सेल बढ़ेगी 50%, तो ईबीआईटी बढ़ेगा 100%, यही लिखा। तो मेरे को पता था कि भाई ईबीआईटी 100% बढ़ेगा, और जब 100% बढ़ेगा तो पहले से मेरे को पता था कि अगर पुराना ईबीआईटी 40,000 है तो अगला ईबीआईटी 40,000 का 100% 40,000, 40,000 प्लस 40,000 80,000 आएगा। मेरे को पहले से ही आंसर पता था। ठीक, अब सुनिए इसका यूज होता क्या है लेवरेज का प्रैक्टिकल जीवन में। जितनी बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस होती हैं, कंपनियां होती हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि जैसे वेरिएबल कॉस्ट जहां पे आपने एकदम से लिख दी 20,000, क्या एक कंपोनेंट होता होगा वेरिएबल कॉस्ट का? बहुत सारे कंपोनेंट होते होंगे, बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट होती होंगी, बहुत सारी फिक्स कॉस्ट होती होंगी। हो सकता है 4, 5, 6 पन्नों का ट्रायल बैलेंस बने। अब मान लीजिए लेट्स से कि आपकी मीटिंग हो रही है, डायरेक्टर बैठे हैं मीटिंग में, एंड डायरेक्टर कह रहे हैं मिस्टर एंड मिस जो भी हैं आप, हम सोच रहे हैं यार कि अगले बार मेहनत करके 50% सेल बढ़ा लें। आप जरा हमको बता दीजिएगा कि मेरा प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी कितना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा। अब एक तरीका ये, आप कहेंगे सर हमको 2, 4, 10 दिन का समय दीजिए, हम ना प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, हम आपको बताएंगे ईबीआईटी कितना बढ़ेगा। 2, 4, 10 दिन का समय ले रहे हैं, सारी चीजें आप उसी हिसाब से कर रहे हैं। और एक दूसरा तरीका है, आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज है, पिछले साल का प्रॉफिट है, वो कह रहा है सेल 50% बढ़ेगी। आपको पता है ऑपरेटिंग लेवरेज 2 था, आपने कहा यार ईबीआईटी 100% बढ़ेगा, पिछले साल का ईबीआईटी देखा 40,000 था, आपने कहा सर नियर अबाउट 80,000 का ईबीआईटी आएगा। तो जो काम 10 दिन में होने वाला था वो 10 सेकंड में हो गया। ठीक, ये तो हो गई बढ़ने की बात। अगर गिरेगा तो भी इतनी ही तेजी से गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज किसी का 2 times है और उसकी सेल 50% गिर जाती है तो उसका ईबीआईटी 100% गिर जाएगा। मैं आपको चेक कराता हूं, मैं हर चीज आपको चेक कराऊंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा। जैसे आपने नोट तो कर ही लिया है, मैं ये 1.5 लाख वाला डेटा डिलीट कर दूं, हटा दूं? ठीक है, फिर यहीं लिख दूंगा, तो ये हटा देता हूं कि मान लीजिए इनकी सेल्स 50% कम हो गई, यानी 1 लाख थी, 1 लाख का 50% 50,000, 1 लाख माइनस 50,000, 50% कम हुई ना, 1 लाख माइनस 50,000 कितना आया? 50,000। यानी नेक्स्ट ईयर इनकी सेल रह गई 50,000। सेल कम हो गई तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, रॉ मटेरियल कम लगेगा। 20,000 का 50% 10,000, 20,000 माइनस 10,000 10,000। कॉन्ट्रीब्यूशन
40,000, फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी 40,000, ईबीआईटी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 2 था। अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 2 था, इसका मतलब यह हुआ कि जितना चेंज सेल में होगा उसका डबल चेंज ईबीआईटी में होगा। जितना चेंज सेल में होगा उसका 2 गुना चेंज, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, उसका 2 गुना चेंज, डबल चेंज ईबीआईटी में होगा। अगर सेल में आपका चेंज हो रहा है 50%, तो उसका 2 गुना 50 इंटू 2 100% चेंज होगा ईबीआईटी में। अगर आपका ऑपरेटिंग एवरेज 3 है, इसका मतलब जितना चेंज सेल में होगा इन द सेम डायरेक्शन, उसका 3 गुना चेंज ईबीआईटी में होगा। इन द सेम डायरेक्शन मतलब अगर सेल बढ़ेगी तो ईबीआईटी बढ़ेगा 3 गुना, और अगर सेल गिरेगी तो ईबीआईटी 3 गुना गिरेगा। तभी आपने कुछ एग्जाम्पल में 3 टाइम्स भी लिया था। वहां पे देखो क्या एग्जाम्पल लिया था, ऑपरेटिंग लेवरेज मैंने अभी कॉपी में लिखा है, जहां पे आपने अभी छोटा छोटा दो लाइन के क्वेश्चन लिखे 3 टाइम्स। ऑपरेटिंग लेवरेज 3 टाइम्स का मतलब ही यही होता है कि जितना भी चेंज सेल में आएगा उसका 3 गुना चेंज ईबीआईटी में आएगा। क्या क्वेश्चन लिया था 3 टाइम्स के साथ मैंने? सेल में कितना चेंज कर लिखवाया था आपको? 50%। तो 50% का 3 गुना 150% वो चेंज आएगा। अगर मान लो इसी में ही मैं आपसे कहूं ऑपरेटिंग लेवरेज किसी का 3 टाइम्स है, सेल में अगर उसके 10% चेंज आएगा तो उसकी ईबीआईटी में 30% चेंज आएगा। सेम डायरेक्शन में बढ़ेगी तो 30% ईबीआईटी बढ़ जाएगा, गिरेगी तो 30% गिरेगा ईबीआईटी। भले ही सेल तुम्हारी 10% गिरी हो, ईबीआईटी 30% गिर जाएगा। यह फायदा होता है ऑपरेटिंग लेवरेज का। समराइज करने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग लेवरेज के आपको बस 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, दूसरा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ऊपर रहेगा सेल, मत ऊपर कर देना। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। चलिए भाई साहब, अब जरा इसी को ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो आपने करवा दिया, मैंने ऊपर आपकी ये चीज छोड़ी थी, अब इसको पढ़ लेते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज may be defined as percentage change in operating income, that is EBIT, resulting from a percentage change in sale. It can be calculated with the help of the following formula. कैसे? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोल लीजिए या ऑपरेटिंग लेवरेज बोल लीजिए, एक ही बात है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक, मेरी तरफ देखें। ऑपरेटिंग लेवरेज किन दो के बीच की रिलेशनशिप बताता है? किन दो चीजों के बीच की रिलेशनशिप बताता है? आंसर बोर्ड पे है, अगर आप ढूंढ पाए तो। आंसर बोर्ड पे है इस समय। सेल और ईबीआईटी की रिलेशनशिप बताता है। आपने भी तो कॉपी में यही लिखा कि सेल अगर 10% बढ़ेगी तो ईबीआईटी इतना हो जाएगा, सेल अगर 50% बढ़ेगी, ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है तो ईबीआईटी 150% बढ़ेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज सेल की एंड ईबीआईटी की रिलेशनशिप बताता है। किसके किसके बीच की? सेल की एंड ईबीआईटी। और ये दो फॉर्मूले। ठीक, जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज उतनी ज्यादा बिजनेस रिस्क, उतनी ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर किसी की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 0 होगी तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज 1 होगा। ये भी सीखा था लास्ट टर्न पे हम लोगों ने, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना हो और फिक्स कॉस्ट 0 है, तो फिक्स कॉस्ट 0 है तो जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही ईबीआईटी है। कंट्रीब्यूशन अगर 1 लाख है तो ईबीआईटी भी 1 लाख है, 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख 1 टाइम आएगा। ठीक, चलें आगे। क्या लेवरेज खत्म? नहीं, अभी तो ऑपरेटिंग लेवरेज की बात हुई। सर वो खत्म हो गई? वो भी नहीं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यूजेस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, देखते हैं क्या लिखा है। ऑपरेटिंग लेवरेज इज वन ऑफ द टेक्निक्स टू मेजर। क्या मेजर करते हैं हम? ऑपरेटिंग लेवरेज काहे की टेक्निक है? इंपैक्ट देखते हैं। किस चीज का? चेंज इन सेल का। किसमें? विच लेड फॉर चेंज इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। यहां पे कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है? अंडरलाइन करके लिख लीजिए, कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है? ईबीआईटी, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल लो या ईबीआईटी बोल लो। यानी ऑपरेटिंग लेवरेज वो टेक्निक है जो इंपैक्ट बताता है किसका? चेंज इन सेल का। किस पे? चेंज इन ईबीआईटी पे। यानी अगर इतने परसेंट आप सेल चेंज करोगे तो ईबीआईटी इतने परसेंट चेंज हो जाएगा। इफ एनी चेंज इन द सेल्स, अगर कोई भी चेंज सेल में हो रहा है, इट विल लेड टू,
करस्पॉन्डिंग चेंज इन प्रॉफिट, उसकी वजह से प्रॉफिट में भी चेंज होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज मदद करता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या पोजीशन है फिक्स कॉस्ट की एंड वेरिएबल कॉस्ट की। मतलब सर ये कैसे पता चलती है कि क्या पोजीशन है फिक्स कॉस्ट की एंड वेरिएबल कॉस्ट की? मैं बता रहा कैसे पता चलती है। ऊपर देखो, हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, ये एग्जाम्पल किया। इस एग्जाम्पल में आपको पता है फिक्स कॉस्ट किसकी ज्यादा थी? आपके सामने है क्वेश्चन, पढ़ के बताओ। फिक्स कॉस्ट दोनों कंपनी में किसकी ज्यादा थी? बी की। वेरिएबल कॉस्ट किसकी कम थी? बी की। जाहिर सी बात है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो वेरिएबल कॉस्ट कम है। और फिक्स कॉस्ट कम किसकी थी? ए की। वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा किसकी थी? ए की। ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा किसका आया? बी का। ऑपरेटिंग लेवरेज 3 टाइम्स आया था ना बी का। जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा उसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा, यानी उसकी वेरिएबल कॉस्ट कंपैरेटिवली कम। ठीक, तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज देख के कहीं ना कहीं एक ये अंदाजा लग जाता है। ओके जी, ओके। आखिरी पैरे में क्या लिखा है भैया? आखिरी पैरा, ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स क्या? रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके? सेल्स एंड रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। यहां रेवेन्यू का क्या मतलब है? ईबीआईटी बोलना चाह रहे हैं, ये लिख लो यहां पे। यानी ऑपरेटिंग लेवरेज रिलेशनशिप बताता है सेल्स और ईबीआईटी के बीच में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ऑपरेटिंग लेवरेज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड क्या? लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग लेवरेज की मदद से आप अपनी फिक्स कॉस्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जो आपने इन्वेस्ट कर रखी है किसमें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। क्योंकि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस से ही तो ऑपरेटिंग लेवरेज निकलता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। इट डिस्क्राइब्स ओवरऑल पोजीशन ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट? ऑपरेटिंग लेवरेज किसको डिस्क्राइब करता है? कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक होती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो दूसरी होती है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। बैंक से लोन लेकर क्या है, ब्याज दे रहे हैं, डिबेंचर इशू करे ब्याज दे रहे हैं। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का इंपैक्ट अगर हमें जानना है कितनी कम है कितनी ज्यादा है, तो उसके लिए कौन सा लेवरेज निकालते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज। आइए थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज, आ लेवरेज एक्टिविटी विथ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेवरेज एक्टिविटी कौन सी, किसके साथ वाली की बात करें? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो रिलेटेड है वो कहलाती है फाइनेंशियल लेवरेज। अच्छा, फाइनेंशियल लेवरेज रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप, सर किसके किसके बीच में? बिटवीन ईबीआईटी एंड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, तो ठीक है, इधर जरा समझ लो। ऑपरेटिंग लेवरेज किसके किसके बीच की रिलेशनशिप बताता है? ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है सेल एंड ईबीआईटी की रिलेशनशिप, है ना, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप। फाइनेंशियल लेवरेज किसके किसकी बीच की रिलेशनशिप बताता है? फाइनेंशियल लेवरेज हम बोल सकते हैं कि वो ईबीआईटी एंड ईबीटी के बीच की रिलेशनशिप बताता है। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, सारे एक ही बात है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी एंड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के बीच की रिलेशनशिप बताता है। सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, दोनों अलग चीज होती है? बिल्कुल बेटा, अलग चीज होती है। बट जितना इंपैक्ट ईबीटी में आएगा, ईबीटी जितना कम या ज्यादा होगा, अल्टीमेटली अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी तो उतना ही कम उतना ज्यादा होगा। तो फाइनेंशियल लेवरेज में ये भी बोला जा सकता है, या फिर फाइनेंशियल लेवरेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी एंड ईपीएस के बीच की रिलेशनशिप बताता है। तीनों बातों का एक ही मतलब है, कहीं पे कुछ बोल सकते हैं कहीं पे कुछ बोल सकते हैं, सबका मतलब एक है। यानी ऑपरेटिंग लेवरेज बोला जाए तो भैया वो सेल की एंड ईबीआईटी की रिलेशनशिप बता रहा है। हालांकि उसमें भी हम ये बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी की रिलेशनशिप बता रहे हैं तो भी सही होगा, लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं सेल और ईबीआईटी की रिलेशनशिप बता रहे हैं। फाइनेंशियल लेवरेज, ईबीआईटी एंड ईबीटी। ईबीटी को और नाम क्या होता है? ईबीटी के नाम क्या सिखाए थे आपको? टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल लेवरेज अपने को कहीं ना कहीं क्या क्या बताता है? ईबीआईटी एंड ईबीटी के बीच की रिलेशनशिप।
या फिर ईबीआईटी एंड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के बीच की रिलेशनशिप या ईबीआईटी एंड ईपीएस के बीच की रिलेशनशिप। जब मैंने आपको शुरुआत करी थी लास्ट टर्म पे तो एक टेबल पूरी लिखवाई थी, सेल में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो क्या आता है बेटा, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस किया, फिक्स कॉस्ट, तो क्या आता है, ईबीआईटी। जब हम लोग ने ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला तो मैंने आपसे कहा कि भैया इस फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट जानना है ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए, तो एक इससे ऊपर की चीज उठा लेना, एक इससे बाद की चीज उठा लेना और कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करके आपने फॉर्मूला बना लिया। सेम तरीके से फाइनेंशियल लेवरेज अगर निकालना है तो मेरे को इंपैक्ट जानना है इस इंटरेस्ट का, ये है फिक्स कॉस्ट। तो क्या करूं, एक इससे ऊपर की चीज उठा लूंगा यानी ईबीआईटी बिना इसका इंपैक्ट वाली चीज, और एक इसके इंपैक्ट के बाद वाली माइनस होने के बाद वाली कौन सी चीज, ईबीटी। फॉर्मूला क्या बनेगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। चलिए जी वापस चलते हैं, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा था फाइनेंशियल लेवरेज में। अ लेवरेज एक्टिविटी विद फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। हाँ ये तो समझ में आ गया था। फाइनेंशियल लेवरेज रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज ईबीआईटी या जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं एंड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो अब ये जो एंड लगा है या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर लिखा है तो भी ठीक है, ईपीएस लिखा होता तो भी ठीक है, ईबीटी लिखा होता तो भी ठीक है। दूसरा पैरा, फाइनेंशियल लेवरेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज को आइए देखें, एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू यूज फिक्स कॉस्ट, लेकिन कौन सी फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट। तो एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू यूज फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस क्या करने के लिए, टू मैग्नीफाई इफेक्ट ऑफ, किस चीज का इफेक्ट, चेंजेस इन ईबीआईटी का, किस पे, ईपीएस पे। जितना ज्यादा फाइनेंशियल लेवरेज उतना ज्यादा मैग्नीफाइंग इफेक्ट हमको दिखेगा, भी मैं करके भी आपको बता दूंगा। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ फंड्स, जो ऑब्टेन्ड आप कर रहे हैं, पैसा लाए हैं कहीं से, फंड लाए हैं उसको यूज कर रहे हैं, और जो ऑब्टेन कैसे करे थे, ऑब्टेन कैसे करे थे, एट ए फिक्स कॉस्ट। फंड कैसे फिक्स कॉस्ट पे आते हैं, पैसा कैसे फिक्स कॉस्ट पे आता है, इंटरेस्ट वगैरह की कमिटमेंट फिक्स कॉस्ट ही तो है, लोन लेकर के, फंड लेकर के उसको यूज कर रहे हैं, वो फंड फिक्स कॉस्ट पे लेकर के, बदले में ब्याज देना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट है, कम कमाओगे तो भी देना है, ज्यादा कमाओगे तो भी देना है, ब्याज तो एक सेट है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए हम कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ फंड ऑब्टेन्ड एट अ फिक्स कॉस्ट इन द होप, क्यों पैसा लाके लगाया बिजनेस में, इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू शेयर होल्डर। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लोन लेकर के आती है तो किस उम्मीद में लेकर के आती है, अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेकर के आ रहे हैं लेट से 10% ब्याज पे, तो किस उम्मीद पे लेकर के आ रहे होंगे कि इस पैसों से हम 10% से ज्यादा कमाएंगे कि कम कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे, और जितना ज्यादा कमाओगे अल्टीमेटली वो किसका फायदा, मालिक का, कंपनी का मालिक कौन, शेयर होल्डर। यही लिखा है आप, कह रहे हैं इट इन्वॉल्व्स use of funds जो obtained हुए at a fixed cost in the hope of increasing return to the shareholder. The use of long-term fixed interest bearing debt and preference share capital along with share capital is called financial leverage, और एक और नाम इसका है trading on equity। ठीक है जी, फाइनेंशियल लेवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लेवरेज में भी फेवरेबल भी हो सकता है या अनफेवरेबल भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड। सर ये कैसे होता है, हो सकता है फेवरेबल अनफेवरेबल, मेरी तरफ देखो, हिंदी में समझा दूंगा जल्दी समझ में आएगा। आप 10% ब्याज पे लेकर के आए पैसा, उस पैसे से आप कामयाब हो गए 15% कमाने में, तो आपके लिए वो फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल रहा, लेकिन आप ब्याज पे लेकर के आए 10% पे, रिसेशन आ गया मार्केट में, 6-7% कमा पाए, आपके लिए अनफेवरेबल रहा, बचा हुआ जेब से देना पड़ेगा, ब्याज तो पूरा ही देना पड़ेगा ना। तो फाइनेंशियल लेवरेज में भी फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि कैसे आपने उस फिक्स कॉस्ट फंड को यूज किया। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज कब होता है, पढ़ना ध्यान से, अकर्स व्हेन द कंपनी अर्न्स more on the asset purchased with the funds than the fixed cost of their use. Hence, it is also called positive financial leverage. सर ये लाइन तो समझ में आ गई कि फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज का एक और नाम होता है पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज, बट ये जो ऊपर लिखा है ये कुछ नहीं समझ में आया, बाउंस मार गया। अच्छा एक बार और पढ़ते हैं। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज अकर होता है, कब होता है,
when the company earns more on the asset purchase with the fund than the fixed cost of their use. मतलब बिल्कुल साफ साफ तो लिखा है, मैंने समझाया भी तो आपको हिंदी में। जब आप कमाए ज्यादा, जो एसेट्स आपने खरीदे उससे कमाए ज्यादा, किसके कंपैरिजन में? जो फंड लगाए थे एसेट यूज करने के लिए, उस फंड की कॉस्ट, उस फंड पे जो ब्याज दे रहे हैं उससे ज्यादा अगर कमाएंगे तो आपके लिए फेवरेबल फाइनेंशियल एवरेज। फंड आप पे जो ब्याज दे रहे हैं वो 10%, कमाएंगे जब 15% तो फेवरेबल। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़ते हुए, फेवरेबल फाइनेंशियल एवरेज अकर्स व्हेन कंपनी अर्न्स मोर ऑन द एसेट परचेज। कंपनी ने कमाया मान लेते हैं 15%, सर किसके कंपैरिजन में? देन फिक्स कॉस्ट जो उसके यूज की थी वो फंड लाए थे 10% ब्याज पे, इसलिए उसको फेवरेबल भी बोलते हैं या पॉजिटिव भी बोलते हैं। इसी का जस्ट उल्टा अनफेवरेबल फाइनेंशियल एवरेज अकर्स व्हेन द कंपनी डज नॉट अर्न एज मच एज द फंड कॉस्ट। जितनी कॉस्टिंग आई तुम उतना भी नहीं कमा पाए। कॉस्टिंग आई 10%, तुम उतना भी नहीं कमा पाए, मतलब 10 से कम कमाया कि ज्यादा कमाया? कम कमाया, यानी फंड की कॉस्ट है लेट से 10% और तुमने अर्न किया मान लेते हैं 7%। हेंस इसका एक और नाम नेगेटिव फाइनेंशियल एवरेज। फॉर्मूले की बात करें तो आपको ऊपर ही सिखा करके आया कि भाई अपने को जो फिक्स्ड वाली फाइनेंशियल कॉस्ट है यानी ब्याज, एक उससे ऊपर की फिगर पढ़नी यानी ईबीआईटी, और एक उससे नीचे की यानी ईबीटी। तो फाइनेंशियल एवरेज कैसे निकलेगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। सर इन्होंने कुछ और लिखा है, सेम लिखा है, पढ़ के देखो। ईबीआईटी का एक और नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड ईबीटी बोल लो या पीबीटी बोल लो, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक ही बात है। अर्निंग प्रॉफिट एक ही बात। समझ गए? समझ गए। सर और भी इसके फॉर्मूले हैं? हाँ बेटा, जैसे ऊपर परसेंटेज चेंज के थे इसके भी हैं, बाद में जाएंगे। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए जरा, बाद में जाएंगे ऊपर। हाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीस। उसके बाद ये इनसे गलत छप गया है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये गलत छप गया है, नहीं है क्वेश्चन में। इसको हटाओ, ऐसे हटाना कि आपको बाद में कभी दिखे भी ना। हट गया? पूरी तरीके से इसको आप अच्छे से कलर करें घर पे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है, 8% डिबेंचर है 1,25,000 रुपीज के। ये 8% का मतलब क्या होता है बेटा? 8% का मतलब इंटरेस्ट का रेट है। जरा 1,25,000 का सभी बच्चे 8% निकालें। 1,25,000 का 8%, 10,000 का ब्याज है। ओके ओके ओके। प्रेजेंट ईबीआईटी है 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपए का ईबीआईटी है। कैलकुलेट फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है जी। एज्यूम करिएगा कंपनी 50% टैक्स ब्रैकेट में है, अच्छी बात है। कॉपी खोलिए, मैं बोलता जा रहा हूं, आप बस नोट करिएगा। ये सॉल्यूशन नहीं देखेंगे इनका, बाद में आंसर आप कहेंगे तो मैं मिलवा दूंगा। हम लोग अपने हिसाब से करते हैं आराम से, बिल्कुल। दो कॉलम बना लीजिए, पहले तो लिख लो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, और फिर दो कॉलम बना लो, एक पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का। पर्टिकुलर्स का, अमाउंट का। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब जरा बताओ, क्या इसमें मैं आपको पूरा सेल्स से लिखवाऊं? मेरी तरफ देखो एक बार, देख के बताओ, क्या पूरा लिखवाऊं पर्टिकुलर्स में? सेल, फिर वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस होगी, ईबीआईटी आएगा, वहां से चालू करूं? नहीं, जरूरत ही नहीं। ईबीआईटी दिया है ना, तो ईबीआईटी से लिखवाता हूं। लिखिए, कॉपी में लिखिए ईबीआईटी, उसके नीचे लिखिए लेस। ईबीआईटी में क्या माइनस करते हैं बेटा? इंटरेस्ट। ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी। बताओ, फाइनेंशियल एवरेज के लिए इतना बहुत है, जरूरत ही नहीं हमको। और भाई ईबीआईटी अपॉन ईबीटी यही फॉर्मूला है, क्या फायदा आगे लिखवा करके? बस लिख लेते हैं, ईबीआईटी लिखो 50,000, इंटरेस्ट कितना? 10,000, 1,25,000 का 8% आपने 10,000 निकाला, 10,000। तो ईबीटी कितना? 40,000 लिख लो। सबने इतना तो समझ ही गए। फाइनेंशियल एवरेज का अब नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिख लो। फाइनेंशियल एवरेज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखें? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। निकालो जरा,
50,000 अपॉन 40,000, यही करना पड़ेगा। कितना आएगा? 1.25 टाइम्स 1.25 और टाइम्स और लगा देना जो आएगा। आ गया, बड़ा सिंपल सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बहुत ही इजी है। सर आपने तो कहा इसके और भी फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला तो आपने सिखा दिया EBIT अपॉन EBT, और परसेंटेज चेंज वाला भी सिखा दीजिए जब 2 साल का डेटा दिया हो। ठीक है बेटा, परसेंटेज और चेंज वाला भी सिखा देते हैं और दो सिखा देते हैं, पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज may be defined as the percentage change in taxable profit as a result of percentage change in EBIT। सर फॉर्मूला बताइए ना, देखो नीचे लिखा है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। है क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम मतलब EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम मतलब EBIT। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। और अगर सीधा सीधा लगाते बिना परसेंटेज चेंज का तो नॉर्मल फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। परसेंटेज चेंज में उल्टा हो जाता है तब निकलता है। या फिर सर एक और भी लगा सकते हैं, नीचे लिखा दिख रहा है, बिल्कुल बेटा, फाइनेंशियल एवरेज इज द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू यूज फिक्स फाइनेंशियल चेंजेस टू मैग्नीफाइंग इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन EBIT ऑन EPS। सर ये सब कुछ नहीं समझ में आया, समझना ही नहीं है, ये समझो। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज या फाइनेंशियल लेवरेज कुछ भी बोल लीजिए, इज इक्वल टू क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंटेज काट दो, EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। इसी को ऐसे लिखना हो तो सेम लिखा ही है, दोबारा लिखना हो तो लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। सर हाँ बेटा, सर एक बात बताइए, पूछो सर, एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आपने 3 सिखा दिए, कौन सा लगाएंगे? कौन सा लगाएं? आप ही बताओ ना, कौन सा लगाएं? क्वेश्चन में जो दिया होगा वैसे लगाएंगे। अगर वो कह रहा है परसेंटेज चेंज इन EBT इतना है, परसेंटेज चेंज इन EBIT इतना है, तो ये लगा देंगे। परसेंटेज चेंज इन EPS दिया है, EBIT दिया है, तो वो लगा देंगे। ठीक। सर अगर क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया तो? अरे आप थोड़ी ना पेपर बना रहे हो, बनाने वाला समझदार है। ठीक, समझ गए? और कोई डाउट है? नहीं, देखो आपके दिमाग में जो आ सकता है डाउट, वो मैं पहले ही आपको बोलता रहता हूं आपका नाम लेके। चलें आगे। देखो जब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात हो रही थी ना, तो ऑपरेटिंग लेवरेज सीखा था। फिर उसके बाद अपने ने बात करी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की, तो हम लोगों ने क्या सीखा? फाइनेंशियल लेवरेज। फिर ऑपरेटिंग लेवरेज का यूसेज सीख के आए थे, रिलेशनशिप किसके किसके बीच में बताता है वो सीखी थी। किसके बीच में बता रहा था ऑपरेटिंग लेवरेज रिलेशनशिप? सेल एंड EBIT। वैसे ही फाइनेंशियल लेवरेज EBIT एंड EBT भी बोल सकते हैं, एंड दो चीज और सिखाएं, EBIT एंड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं, एंड EPS भी बोल सकते हैं। पढ़ के देखते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज हेल्प्स टू एग्जामिन रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? EBIT एंड EPS। ओके। फाइनेंशियल लेवरेज मेजर्स द परसेंटेज ऑफ चेंज किसमें? इन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मतलब आप बता रहे हैं क्या? EBT टू द परसेंटेज चेंज इन EBIT। हाँ सर यही फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ओके। इट लोकेट्स करेक्ट प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डिसीजन। अच्छा, इससे पता चलता है कि हमारा करेक्ट प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डिसीजन कौन सा था। करेक्ट प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डिसीजन किसको कहेंगे? आपको पढ़ा चुका हूं मैं। अरे सर नहीं पढ़ा है, पढ़ाए। करेक्ट प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डिसीजन उसको कहेंगे जहां पे आपका अर्निंग का रेट ज्यादा हो और जो फाइनेंशियल कॉस्ट हो वो कम हो, यानी फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज हो, तो आपका करेक्ट डिसीजन है। और अगर उल्टा हो गया तो आपका करेक्ट डिसीजन नहीं, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज हो गया। तो कह रहे हैं इट लोकेट्स, इससे पता चलता है
करेक्ट प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कितना इक्विटी शेयर लगाएं, कितना प्रेफरेंस शेयर, कितना डिबेंचर, कितना लॉन्ग टर्म लोन, कहां से पैसा आ रहा है, कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिवाइसेस विच इज यूज्ड। कह रहे फाइनेंशियल लेवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसको यूज करते हैं टू मेजर फिक्स्ड कॉस्ट प्रपोर्शन विद द टोटल कैपिटल। इस टोटल कैपिटल में कितनी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। इफ द फर्म एक्वायर्स फिक्स्ड कॉस्ट फंड एट ए हायर कॉस्ट, अगर आप मार्केट से महंगे में पैसा ले आए, महंगे में पैसा मतलब फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा है। If a firm acquires fixed cost fund at a higher cost, then earning from those assets, किसके कंपैरिजन में? अर्निंग के कंपैरिजन में कॉस्ट ज्यादा है। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज होगा कि अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। द ईपीएस एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल कम होने लगेगा, यानी अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज होगा। क्यों? क्योंकि लेके आए हो 10% पे, कमा रहे हो 7%, 7 रुपए कमाओगे मान लो, लेकिन देना है 10 रुपए, तो अल्टीमेटली आप इक्विटी वालों की जेब खाली कर रहे हो। द इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कह रहा है उसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल से आप घर पे समझ में आएंगे, समझ के आएंगे, होमवर्क है ये आपका। एक एग्जाम्पल है, आप थोड़ा सा इसको घर पे करके आएंगे। ठीक है, क्लियर, पक्का? कोई दिक्कत किसी को? बताओ, लेवरेज खत्म? अभी नहीं, अभी तो बचा। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? नहीं। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको कॉपी में लिखवाए हैं, एक बार घर जाकर के उसको और लिख लेंगे, भले ही रफ में लिख लेंगे, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि ऑपरेटिंग एवरेज दिया है, परसेंटेज चेंज इन सेल दी है, तो कैसे उससे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकलेगा। या कई बार हो सकता है आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दे दे एंड ऑपरेटिंग लेवरेज दे दे और आपसे पूछे परसेंटेज चेंज इन सेल बताओ, तो फिर आप परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लेवरेज करेंगे, तब परसेंटेज चेंज इन सेल आएगा। इसलिए घर जाकर के अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।